देखो जरा लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। ये थोड़ा सा क्या है कि जो पर्किन कंडेंसेशन होता है उसमें इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एनहाइड्राइड होता है उसी एसिड का सॉल्ट लेना होता है। क्यों लेना होता है? देखो बिकॉज होता क्या है कि इन दोनों के बीच में एक एक्सचेंज रिएक्शन होती है। इन दोनों के बीच में एक एक्सचेंज रिएक्शन, और एक्सचेंज रिएक्शन से यहाँ पे क्या क्या बन सकता है? एक्सचेंज रिएक्शन से ये इस पर अटैक करके इसको निकाल सकता है, ये इस पर अटैक करके इसको निकाल सकता है। तो देयर विल बी ओवरऑल 3 एनहाइड्राइड, कैसे? CH3 CO O CO CH2 C6H5. This can be one of the anhydride with exchange reaction. C6H5 CH2 CO OCO CH2 C6H5 हो सकता है दोनों में एक्सचेंज रिएक्शन हो जाए, दोनों साइड। और हो सकता है कि फाइनली यही हो, मतलब देयर विल बी अ मिक्सचर ऑफ 3 एनहाइड्राइड। देयर विल बी अ मिक्सचर ऑफ 3 एनहाइड्राइड एंड ऑब्वियस सी बात है एनाइन तो होंगे ही, तो ये भी एनाइन होगा। और एनाइन कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल होंगे? CH3CO ये निकला होगा और ये ओरिजिनली प्रेजेंट है। तो होता क्या है, अब ये भी हमें मालूम है कि इसका H2 और ये O निकलता है और ये वाला पूरा सेपरेट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आ सकता है? देयर कैन बी वन प्रोडक्ट CH11CH और यहाँ क्या आ जाएगा? COOH। दिस कैन बी वन ऑफ द प्रोडक्ट अगर इसका और इसका इंटरेक्शन हुआ। नाउ अगर इसका और इसका हुआ तो ये O और ये H2, तो क्या दिखेगा? दिस कैन बी वन ऑफ द प्रोडक्ट। और बेटा इस वाले में अगर इससे हुआ तो भी यही आएगा, इस वाले का इससे या इससे किसी से भी हो तब भी ये आएगा। सो बेसिकली वी विल हैव 2 प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये 2 प्रोडक्ट होंगे, इसमें तो हमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन अब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा उसको देखने के लिए एक बात ध्यान से समझना। देखो एक्चुअली में इसका मैकेनिज्म हमने देखा था, ठीक है, और ये भी हमें मालूम है कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देने से इसका रेट इंक्रीज हो जाता है। इसका रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज। इट मींस जो पहला स्टेप था एनाइन का इस पर अटैक, एनाइन का यहाँ पे एक एनाइन बनेगा, उसका इस पर अटैक RDS होगा। तो अब ये बताओ मेरे को कहाँ पे एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा? ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनाइन कहाँ पे ज्यादा होगा? या देखो आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे इस फिनाइल की वजह से कॉन्जुगेशन भी ज्यादा है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है। और दूसरी बात ये भी है, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक भी हो गया। तो एक्चुअली में ये काफी ज्यादा परसेंटेज यील्ड होता है इसका बहुत ज्यादा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रिएक्शन। और परकिन कंडेंसेशन में याद रखना, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है CO पर वो आपका RD स्टेप होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट COH will be RDS
बिकॉज उसी से रेट गवर्न हो रहा है। क्लियर इतनी बात? इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, व्हाट इज रिलेटिव रेट ऑफ Perkin condensation in following substrate. बताओ जरा इनमें आंसर क्या आएगा? एक में फ्यूरोन रिंग में अल्फा पे CHO है, पायरॉल में CHO, तीसरा नॉर्मल बेंजल्डिहाइड, फिर पैरा पे मेथॉक्सी और फिर NR2। सर हाँ, वो एक बार 3 एक्सचेंज के प्रोडक्ट बताओ ना कैसे बनाए। 2 प्रोडक्ट बने, 2 एनहाइड्राइड हो जाएंगे ना। एक बार वो कैमरा थोड़ा, हाँ ये राइट में आपने वो 3 कैसे बनाए वो? अरे एक तो ऑलरेडी है ना इसमें, ये हाँ एक बार ये एनाइन SCO इसको निकाल सकता है ना, एसीटेट को, ये एनाइन इस पे अटैक हाँ करके हाँ इसको, हाँ हाँ एक सही। बार इस पे अटैक करके इसको निकाल सकता हाँ हाँ समझ। है। अरे जिसका एसिड है उसका एनहाइड्राइड तो बन ही सकता है। हाँ
हाँ देखो बेटा, अगर ये कंपाउंड ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई, तो मैं आपको लास्ट क्लास में इतना तो समझा चुका था कि सी से बेकार होगा डी और डी से बेकार होगा ई। ये तो अपन समझ चुके थे, बोलो। बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग Yes, प्लस sir. एम, दिस इज ऑल्सो प्लस एम, बट इन दोनों में इसका प्लस एम ज्यादा है। So this ring will be more electron rich, this will be more electron rich. Overall क्या होगा, ये CHO पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों इंक्रीज करेंगे और रेट कम हो जाएगा। तो CDE इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बताओ A और B कहाँ होंगे? इसे कोई आइडिया है इसका? सर मुझे लगता है कि C के बाद A के बाद B के बाद D और E। चलो देखो, आंसर ये होता है। समझना ध्यान से समझना, बहुत केयरफुली, ये चीज चमकती नहीं है लोगों को। बेटा ये बताओ, ये जो सिस्टम है ये एरोमेटिक है या नहीं? This system is aromatic or not? बोलो। एरोमेटिक। और ये एरोमेटिक है इस लोन पेयर के डोनेशन से, या लोन पेयर यहीं रहे तब? डोनेशन। तो जितना जबरदस्त डोनेशन होगा उतना ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा। बोलो। यस। तो इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, या रेजोनेंस करके जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा? ये रेजोनेंस होगा। बोलो बेटा। एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, हाँ सर। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जिसमें यहाँ माइनस होगा। यस सर। ये और डिलोकलाइज होगा। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ठीक ठाक होगा। और तीन में से दो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे जिनमें ऑक्सीजन पे प्लस होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये इस रिंग में क्या जनरेट कर दे रहा है? नेगेटिव तो जनरेट कर ही रहा है जो कि कार्बन पर है, साथ में ऑक्सीजन पे प्लस जनरेट कर रहा है। बोलो। और ऑक्सीजन पे अगर ओवरऑल इसने जनरेट कर दिया, बिकॉज दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिनमें ऑक्सीजन पे प्लस है और दो ऐसे हैं जिनमें कार्बन पे माइनस है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दिस ऑक्सीजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज देखो, अगर आपने रेजोनेंस नहीं कराया फिर एरोमेटिक तो होना नहीं है, और रेजोनेंस अगर कराया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बने तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। और यहाँ डेफिनेटली प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम, ये लोन पेयर डीलोकलाइज होकर सिस्टम एरोमेटाइज हो रहा है, और सिस्टम की एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये कंपलसरी है कि ये लोन पेयर का एक्सटेंट जबरदस्त रेजोनेंस करेगा। बात समझ आ रही ना? ये बेटा वैसा नहीं है। देखो, इस लोन पेयर का रेजोनेंस करना और इस लोन पेयर का रेजोनेंस करना, ये तो चलो अपने लग्जरी के लिए कर रहा है, बेटा समझ पा रहे हो? बट यहाँ पे इसका लाइफ का पार्ट बन गया है रेजोनेंस। तो होता क्या है, ऐसा देखा गया। और ये जो एग्जाम होता है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ये रुड़की का एक एग्जाम होता है, उसमें ये था कि इसका जो परकिन कंडेंसेशन है वो एक्सेप्शनली हाई होता है। क्यों? देखो, अब सोचने वाले लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और नेगेटिव चार्ज से ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया और अटैक करना कम हो जाएगा। चलो, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन, बट उससे आंसर आपका गलत आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या कहते हैं कि इसका इनफैक्ट इसका
इससे काफी ज्यादा होता है। इसका मतलब आप समझो दो बातें हुई, एक तो कार्बन पे माइनस आया, यस नो डाउट, उससे एक स्टेबलाइजेशन होगा सीओ में, वो रेजोनेंस करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी घट जाएगा, बट एट द सेम टाइम डिसेंट अमाउंट में यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे क्या डेवलप होगा, प्लस, एंड दैट फैक्टर इज मोर डोमिनेटिंग, ऐसा देखा गया। तो ये बात बिल्कुल आप याद रखना, ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस हैं। पर्किन कंडेंसेशन में इसका रेट और इसका रेट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन दीज एटम। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा खतरनाक होगा, कौन ज्यादा माइनस आई लगाएगा ओवरऑल, ये वाला, बिकॉज ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, तो कंपैरेटिवली दोनों जगह अनस्टेबल होगा, दोनों जगह वो विड्रॉ करेगा, बट यहाँ ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इनहेंस हो जाएगा, ऐसा ऑब्जर्वेशन। अब देखो जरा, कुछ लोगों ने बोला था एक बार मैकेनिज्म समझाने को, एक बार देख लो क्विकली इसका। देखो CH3 CO CO CH3 OAC माइनस डाला, तो सबसे पहले तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, अल्फा H निकला, ये बना, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे इनोलेट बनाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और फिर ये O माइनस और C माइनस में C माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो वापस इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे, और ये CHO के C पर अटैक कर देगा। अब देखना जरा ध्यान से, जब CHO के C पे अटैक करेगा, CHO के C पे अटैक करेगा, तो देखो ये O माइनस हो जाएगा, PH CHO माइनस, और यहाँ पे ये एज इट इज जोड़ दिया CH2 CO O CO CH3, क्लियर है। अब इसका देखो, अब एल्डोल कंडेंसेशन और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो इसके पास अल्फा एस थे, फिर इसने अटैक करा, एल्डोल कंडेंसेशन और इसमें यही डिफरेंस है कि एल्डोल कंडेंसेशन में इस तरीके का एनहाइड्राइड होता नहीं है, दो CO होते नहीं है, तो पर्किन कंडेंसेशन का ये जो स्टेप होगा ये आपका सिग्नेचर स्टेप, मतलब ये सिर्फ इसी में होगा। अब क्या होगा, ये जो O माइनस बना, ये इस पर अटैक करके देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना, और ये यहाँ जुड़ गया, देखो ये यहाँ जुड़ गया, ये था, इसने यहाँ अटैक करा और यहाँ माइनस आया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज पहले जो O माइनस था वो एल्कोक्साइड आयन में था, और अब ऐसा होने के बाद ये जो O माइनस है वो O माइनस यहाँ पहुंच जाएगा, देखो O सिंगल डबल, तो ये क्या होता है कि इससे साइक्लाइज होके इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं अब चीजें ज्यादा स्टेबल है। देखो पहले O माइनस था एल्कोक्साइड आयन पे, अब है एसीटेट आयन पे, नाउ दिस O माइनस इज मोर स्टेबल, और ये पानी से आपका H प्लस पिकअप कर लेता है, और ये क्या बन जाएगा PH CHO, ये एज इट इज, तो यहाँ पे H आ गया। अब क्या होता है, इसका इनोल बनता है, इस एसिड का इनोल बनेगा, इसको मैं नीचे बना रहा हूँ, इसको मैंने ऊपर फिट कर दिया OCO-CH3, इसका इनोल बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ OH यहाँ पाई1। बेटा देखो ये बात समझ गए, बोलो CH11C OH, ये इनोल के थ्रू अब एसीटेट आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पिकअप कर लेगा, और देखो जरा ये O माइनस इस तरीके से इस एसीटेट को निकाल देगा ऊपर, ये O माइनस इसको निकाला, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सिनेमिक एसिड, और एसीटेट आपका बाहर है। अच्छा, द सेम रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पायरिडीन ऑल्सो, मतलब आपने ये ले लिया है और बेस आप पायरिडीन डाल दो, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपलसरी कंडीशन है वो है एनहाइड्राइड की प्रेजेंस प्लस एक माइल्ड बेस चाहिए। माइल्ड बेस क्यों, माइल्ड बेस इसलिए क्योंकि अदरवाइज फिर एल्डोल जैसा रिएक्शन कुछ होने लगेगा, उसको हमें अवॉइड करना है, बेस माइल्ड होना चाहिए, और आप अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन भी ले सकते हो, बट कंपलसरी कंडीशन इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड नहीं होगा तो ये सब स्टेप आपके नहीं होंगे, पर्किन नहीं होगा। देखो ऐसा एक ऑब्जर्वेशन मार्केट में अवेलेबल है कि आपने लिया बेंजल्डिहाइड, आपने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, और आपने उसमें डाल दिया पायरिडीन,
सिनेमिक एसिड बना। बट अगर आपने ये लिया बेंजल्डिहाइड और पायरिडीन प्लस सोडियम एसीटेट, ठीक है, तो फिर सिनेमिक एसिड नहीं बनता है। इसका मतलब क्या है कि एसिटिक एनहाइड्राइड कंपलसरी है, एक एनहाइड्राइड का प्रेजेंस कंपलसरी है, और जो बेस था वो आप दूसरा भी ले सकते हो। सो ये वाला स्टेप आपका आरडी स्टेप होगा। कौन सा वाला है? और इसका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनता है। देखो जरा, ये इतना जबरदस्त स्टेप, इससे इसमें ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। और इसका शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब इसमें बस एक क्वेश्चन कर लो आप। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है। ये क्वेश्चन आजकल फेमस है, जेई में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका बेंजिल अल्कोहल है, ये OH है, इसमें PCC डाला, और DCM होता है डाइक्लोरोमीथेन। DCM क्या होता है? डाइक्लोरोमीथेन, जो कि एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है, जो कि एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो एक्चुअली में PCC में अवेलेबल होता है। इसका मेजर प्रोडक्ट बनाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टाइलिश से आसान है लेकिन। देखो जरा, इसमें सबसे पहले PCC क्या करेगा? PCC 1 डिग्री अल्कोहल को CHO में बदल देता है बेटा, और OH फिनॉल को कुछ नहीं करता। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड NaOAC, या क्या बन जाएगा? सिनेमिक एसिड। बोलो बेटा, तो बताओ भाई। तो मीडियम कर दिया एसिडिक, ताकि जो O एसीटेट बेस वगैरह थे। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। तो ये जो बेसिक मीडियम था उसके लिए एसिडिक कर दिया, और एसिडिक मीडियम में क्या यहाँ एस्टरिफिकेशन हो सकता है? बोलो। बिल्कुल हो सकता है। कितने मेंबर रिंग बन रहा है? 6 मेंबर। क्लियर है? ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होता है ये, ठीक है बेटा? समझ आ गया सबको? हाँ क्लियर है? सर, हम उसके मैकेनिज्म से भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहले ही O- अटैक कर देगा जब एनहाइड्राइड लगता है हाँ, और एल्कोक्साइड आयन बनता है, तो फिनॉक्साइड आयन अटैक करके डायरेक्टली रिंग बना देगा, ऐसे बोल सकते हैं क्या? वैसे बोल सकते हैं, करेक्ट। हाँ, बेसिक मीडियम में भी तो हो जाता है, बट बेसिक मीडियम में थोड़ा मतलब ये होती है कि और रिएक्शंस हो सकती हैं, इसलिए H3O+ डाल के उसको अवॉइड करा।
अच्छा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होता है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ये सुना आप लोग ने? फिंकलस्टाइन रिएक्शन सुना होगा ना आपने, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बोलो बेटा। हाँ सर। देखो इसमें क्या रिएक्शन होता है, देखो इसमें क्या आ सकता है एग्जाम में, क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। वो थोड़े से इसके की पॉइंट्स कुछ करेंगे हम लोग। देखो एक होता है RX, इसमें डालते हैं NaY, और सॉल्वेंट यहाँ होता है पोलर अप्रोटेक, और बनता है RY, प्लस निकल जाता है NaX का PPT। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो जो X होता है बेटा, वो हो सकता है क्लोराइड, ब्रोमाइड और टोसाइलेट। क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, और टोसाइलेट हो सकता है, ठीक है। और Y मोस्टली होता है आयोडाइड, और पोलर अप्रोटेक सॉल्वेंट कैन बी DMSO, कैन बी एसीटोन, कैन बी DMS, कैन बी DMF, कैन बी DMA, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक ओल्ड अल्काइल हैलाइड, एक न्यू अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है। ये बात क्लियर है सबको? यहां तक कोई तकलीफ? और जो फेमस रिएक्शन आपने इवन इन स्कूल एग्जाम, RCl प्लस NaI इन एसीटोन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो Ri प्लस NaCl का PPT बन जाता है। ये रिएक्शन होता है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। बेटा इतनी बात क्लियर है? बोलो। हाँ सर। अब देखो जरा इसमें की पॉइंट, दिस रिएक्शन इज SN2 reaction. So in chiral substrate, Walden inversion is observed. अगर chiral substrate है तो I माइनस बैक साइड से अटैक करेगा। और बेटा इसमें जो ड्राइविंग फोर्सेस रिएक्शन, कोई बताएगा ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो होता है PPT फॉर्मेशन ऑफ NaX इन पोलर अप्रोटेक सॉल्वेंट। समझो बेटा। बेटा ये अपन ने देखा था कि SN2 रिएक्शन में, ध्यान से समझना जरा, ये क्यों स्पेशल है, क्यों अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, और क्यों ये जेई में आ सकता है। बेटा ये मुझे मालूम है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अगर PPS में पूछा जाता तो I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। बोलो बेटा ये बात सही है? न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है, बोलो। और अगर इन जनरल न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर अप्रोटेक सॉल्वेंट में देखा जाए तो इसका रिवर्स हो जाता है, बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। हाँ।
तो अब देखो ये क्यों स्पेशल है। SN2 रिएक्शन का जो सबसे जबरदस्त और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसमें ये बोला जाता था कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विल रिप्लेस टू वीकर न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ देखो एसीटोन जैसे सॉल्वेंट में या पोलर ऑफ प्रोडक्ट जैसे सॉल्वेंट में बेटा Cl- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल? बोलो। न्यूक्लियोफाइल अच्छा है Cl-, और अच्छे न्यूक्लियोफाइल को एक बुरा न्यूक्लियोफाइल निकाल रहा है, ये कैसे संभव है? अगर आपको याद हो SN2 रिएक्शन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भाई जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। बोलो बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? हाँ। तो कौन बताएगा कि ये फिर अब क्यों हो रहा है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? आप एक काम करो, NaI soluble होता है PAS में और NaCl insoluble होता है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा से सॉल्वेंट में? देखो बेटा सुनो, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं, ठीक है? ये तो ठीक है, ये तो अपन पहले दिन से इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, इस PPT है तो ठीक है। देखो जरा बेटा, इसका अगर आप ट्रांजिशन स्टेट बनाओ तो बेटा कुछ ऐसा होगा। बोलो, ये ट्रांजिशन स्टेट होगा ना, I आ रहा होगा, Cl जा रहा होगा। अब आप खुद सोचो कौन सा बॉन्ड पावरफुल है? ये बॉन्ड पावरफुल है, ये बॉन्ड कमजोर है। तो कमजोर बॉन्ड टूट के आगे कैसे प्रोसीड करेगा? अब समझो जरा, ध्यान से समझना बेटा। अब एक ऐसा बात मैं बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो लिख के आ गया तो लोगों को दूर दूर तक उसका आइडिया नहीं लगेगा। देखो समझो जरा, अगर हम एसीटोन मॉलिक्यूल को देखें तो बेटा एसीटोन कुछ ऐसा होगा। ये चीज मैंने आपको समझाया था कि एसीटोन हो या कोई दूसरा पोलर ऑफ प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, उसका जो इफेक्टिव स्फीयर होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। बेटा बोलो, ये बात मैंने समझाई थी। हाँ सर। ये 6 एसीटोन मिलके किसको सॉल्वेट कर देते हैं? Na+ को। 6 एसीटोन मिलके ये किसको सॉल्वेट करते हैं? Na+ को। Na+ को तो कैप्चर कर लिए, क्लियर है? अब मार्केट में फ्री कौन है? I-। तो होता क्या है बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसका मैं ग्रुप में फोटो भी डाल दूंगा, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, जो आपका NaI एसीटोन होता है उसका जो एक्चुअल फोटो होता है, आप समझो जरा ध्यान से समझना बेटा। ये 6 एटम इस सोडियम से कैसे सराउंडेड है बेटा? ऑक्टाहेड्रली। बोलो, अरे बताओ भाई। These 6 atoms are surrounded by this sodium plus by octahedrally। हाँ तो सर। होता क्या है कि इस क्रिस्टल लैटिस में ये इस तरीके के गुच्छे बन जाते हैं, इस तरीके का 6 लोगों की ग्रुपिंग हो जाती है, और ये इस तरीके के ग्रुप पड़े रहते हैं। तो होता क्या है कि इस एक ऑक्टाहेड्रल, अब समझना ध्यान से, अब काम की बात आ रही है, इस तरीके के थाउजेंड्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल पड़े होंगे वहां पे। बताओ बेटा, इस तरीके के वहां पे थाउजेंड्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल पड़े होंगे या नहीं? यस सर। हाँ उन ऑक्टाहेड्रल की जो कैविटी का रेशियो होता है
उन ये ऑक्टाहेड्रल है, दो ऑक्टाहेड्रल के बीच में कुछ वॉइड्स होंगे और उन वॉइड्स में आई माइनस परफेक्टली फिट हो जाता है। आई माइनस क्या हो जाता है? परफेक्टली फिट हो जाता है। और अगर वो परफेक्टली फिट हो जाता है, क्योंकि देखो इन ऑक्टाहेड्रल्स के बीच में आई माइनस का फ्रेम है, आई माइनस अगर पड़ा हुआ है और पूरे सॉल्वेंट में वो फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह ये वॉइड्स होंगे और हर जगह आई माइनस फिट हो जाएगा। तो होता क्या है? NaI या KI एसीटोन में डिसॉल्व हो गया। बोलो बेटा ये बात सही है? इसका रीजन बिल्कुल अलग है। लोग ज्ञान दे देते हैं पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर, वैसा कुछ भी नहीं है। आप ये बोल दोगे ना NaI में NaI क्या कोवेलेंट है, तो आप बोलते हैं हाँ उसमें कोवेलेंट नेचर काफी है। यार भाई एल्कली मेटल का आयोडाइड है, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है कि उसमें पोलर नॉन पोलर से देखो, इसका अलग ही गेम है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको दोबारा पिक करो। इस तरीके का जो ऑक्टाहेड्रल फ्रेम है, इस तरीके का पूरे सॉल्यूशन में रहते हैं और पूरे सॉल्यूशन में जो कैविटीज बनते हैं दो ऑक्टाहेड्रल के बीच में, उनमें इतना स्पेस होता है कि आई माइनस परफेक्टली फिट हो जाता है। उससे क्या हुआ कि आई माइनस पूरे सॉल्यूशन में, पूरे एसीटोन में जाके मिक्स हो गया और वहां पे कैविटी का साइज इतना बड़ा होता है कि Cl माइनस वहां फिट नहीं हो पाता है। और Cl माइनस अगर फिट नहीं हो पाता है तो वो एसीटोन में जाके अलग जमा हो जाता है। वो अलग जमा हो गया, इसलिए NaCl का प्रेसिपिटेशन हुआ। द सेम स्टोरी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन DMSO ऑल्सो, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि यहाँ पे इस रिएक्शन को ड्राइविंग फोर्स क्या है, और अगर ये एंगल है तो आप क्लैरिटी के साथ अब आप खुद सोचो बेटा, आपने RCl को NaI एसीटोन में डाल दिया। अब जो सॉल्वेंट है उसमें हर जगह, सॉल्वेंट में हर जगह क्या है बेटा? हर जगह आई माइनस है, मतलब जहां सॉल्वेंट वहां आई माइनस। तो फिर इसका कोलिजन संभव है? कोलिजन संभव है बेटा, बताओ। उसके बाद जो Na प्लस है, क्योंकि Na प्लस यहाँ पे अगर बेटा और कुछ नहीं होता ना तो ये बैकवर्ड चला जाता। क्यों? क्योंकि I का बॉन्ड बहुत कमजोर है, Cl का बॉन्ड बहुत मजबूत है। लेकिन होता क्या है, जो जो Na प्लस है, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस का प्रेसिपिटेशन होना है, तो यहाँ पे Na प्लस आके असिस्ट करता है और वो इसको खींचता है। यहाँ पे Na प्लस खींचता है। अब अगर मान लो Na प्लस Cl माइनस को खींचने लगे, है ना, खतरनाक तरीके से, सो दैट उसका प्रेसिपिटेशन हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, तो ये खींचने लगता है। अदरवाइज नॉर्मल स्टेट में बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर है, ये बॉन्ड वीक है। बना लो आप ट्रांजिशन स्टेट, बैकवर्ड चला जाएगा। बट यहाँ पे कौन असिस्टेंस देता है? जो सॉल्वेंट के अंदर देखो हर जगह Na प्लस है, सॉल्वेंट के अंदर जो Na प्लस है, चूंकि NaCl का प्रेसिपिटेशन होता है, इसलिए वो फॉरवर्ड इस ट्रांजिशन स्टेट को यहां से खींच के बाहर ले जाता है। और जैसे ही इसको बाहर ले गया फिर तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये है तो रिएक्शन SN2, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कैसा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, SN1 टाइप कैरेक्टर डेवलप हो रहा है कि एक बार ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद इसको कोई फोर्सफुली क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, सो दैट वहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाए और एनर्जी रिलीज हो जाए। अदरवाइज ये रिएक्शन संभव नहीं। बेटा ये बात समझ आया? बोलो, ये बात समझ आया? हाँ सर। जो ऑक्टाहेड्रल साइट्स होते हैं, दो ऑक्टाहेड्रल साइट, उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि वहां आई माइनस फिट हो जाता है। उस स्पेस में Cl माइनस फिट नहीं बैठ पाता है, और फिट नहीं बैठता है तो एसीटोन में वो नीचे बैठ जाता है। यहाँ पे ये स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को, ठीक है? Na प्लस आके इसको खींच के इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा और इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट कर देगा। और ली चैटलियर प्रिंसिपल से आपको मालूम है कि किसी इक्विलिब्रियम का कोई अगर सॉलिडिफाई हो गया, सॉल्यूशन से नीचे जमा होने लगेगा, तो उसके बनने का रेट क्या होता है, बढ़ता जाता है।
तो बेटा ये समझ आया? कोई अगर डाउट हो तो पूछो। तो इसका जो की पॉइंट है वो क्या है? NaI is soluble in acetone, but NaCl is insoluble in acetone. इसका मैं अभी आपको ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, जो वो क्लस्टर्स बने होते हैं, ठीक है, उनमें देखना आप I- फंसा हुआ है और Na प्लस है, ठीक है, वहां पे इतना स्पेस होता है कि I- फिट हो जाता है, Cl- नहीं आ पाता। ठीक है, अब देखो जरा, एक काफी स्टाइलिश रिएक्शन है। ये मार्केट में अवेलेबल है रिएक्शन, बट इम्पोर्टेंट है इसलिए ले रहा हूँ। बताओ जरा इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? एक्सेस में है NaI एसीटोन। आसान है, एक्सेस में है तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा। जो बेटा नीचे है उनमें कहां से अटैक करेगा? बोलो, ऊपर से। तो जो नीचे वाले Cl है उनमें ऊपर से I आ जाएगा, और जो ऊपर से Cl है उनमें नीचे से I आ जाएगा। बोलो बेटा ये बात सही है? तो यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? तो बहुत जबरदस्त रिएक्शन होता है ना NaI एसीटोन का हेलोजन एक्सचेंज, बट आपको मालूम होगा ये अनस्टेबल होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी विसिनल डाई आयोडाइड मत बनाना। होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे की वॉन्डरवॉल रेडियस में आ जाते हैं और एक दूसरे का ही खून कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है। दो आयोडीन अगर कहीं एडजेसेंट पे आ गए तो वो दोनों मिलके, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, दोनों मिलके I2 निकाल देते हैं और पाई बॉन्ड आ जाता है। यहाँ पे क्या होगा? एक पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या आएगा? एक पाई बॉन्ड। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्यारा कंपाउंड बन। ये तो पता होगा ना आपको? बोलो बेटा, ये बात मालूम थी या नहीं? हाँ सर, मालूम था। ये इस जैसे कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अगर ये कहीं बन गया तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये याद रखना। अच्छा, कोई बताएगा इसका मैकेनिज्म कौन सा होता है? एक्चुअली में कैसे निकलते हैं दोनों आयोडीन रखे रखे? सर E2। E2 कैसे होगा बताओ? बताओ E2 कैसे होगा? सर हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, अगर I- है तो I2 बना के इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और फिर वो
इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, फिर एक आई निकलेगा और फिर वो पाई बॉन्ड बना के दूसरे आई को निकालेगा। देखो सुनो, ऐसा बेटा ये बात सही है कि दोनों आयोडीन अपोजिट होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए। देखो अच्छा, ये तो अपन को पता ही है ना कि एलिमिनेशन होने के लिए एंटी पेरिप्लेनर के लिए दोनों एक्सियल चाहिए होते हैं, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर दो आयोडीन एडजेसेंट पे अपोजिट में है, एंटी पेरिप्लेनर है, तो उनका I2 निकल जाता है। मैकेनिज्म इसकी रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, इसका एक काफी अच्छा रिएक्शन वहां पे भी देखा जाता है। कहाँ पे बताओ? इस रिएजेंट का एक रिएक्शन एक जगह और बहुत फेमस है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स में ना, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में, बिकॉज HI डालेंगे तो क्या होगा? अरे समझ पा रहे हो? हाँ सर। HI अगर एक्सेस में डाला तो क्या होगा? और ये तो बनता ही नहीं है। आंसर क्या टिक करेंगे? क्लियर है ना? अच्छा तो देखो जरा एक बात और, नो हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और फिंकलस्टाइन रिएक्शन is observed in no SN2 zone। अगर SN2 नहीं होगा तो हेलोजन एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर है बेटा? और SN2 कहाँ कहाँ नहीं होता है? अगर डबल बॉन्ड पर Cl हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड पर Cl हो, अगर 3 डिग्री पर Cl हो, अगर नॉर्मल 3 डिग्री हो, है ना, अगर 1 डिग्री के बगल में 3 डिग्री हो, अगर बेंजीन पे Cl हो, तो मालूम है ना इनमें SN2 नहीं होता है। बोलो। अरे बताओ भाई, इनमें हाँ SN2 सर। नहीं होता ना, तो इनमें SN2 नहीं होता तो इनमें फिंकलस्टाइन और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी नहीं होगा। क्लियर है? ये डिस्कस कर चुके हैं अपन। ये तो हमें क्लियरली मालूम है A2 रिएक्शन में अगर साइक्लोहेक्सेन रिंग में अगर एंटी पेरिप्लेनर किसी का कन्फर्मर अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो फिर उसमें E2 नहीं होता, ये तो मालूम होगा ना? बोलो। बताओ भाई, आवाज आ रही है मेरी? बेटा आवाज आ रही है नहीं? हाँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ E2 रिएक्शन में एंटी पेरिप्लेनर होना मांगता है ना। अगर कोई साइक्लोहेक्सेन रिंग है तो दोनों H और Cl जो निकलने वाला ग्रुप है दोनों वो एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। यस सर। साइक्लोहेक्सेन में दोनों एक्सियल पोजीशन ही एंटी पेरिप्लेनर होते हैं, दोनों हाँ सर। इक्विटोरियल पोजीशन एंटी पेरिप्लेनर नहीं होते हैं। यस सर। अच्छा, और ये पता है आपको E2 रिएक्शन में सिन एलिमिनेशन कब होता है?
कोई एक एग्जाम्पल? Sir, eliminations of esters. बेटा वो एक्चुअली में पता है E2 नहीं होता है, दैट इज इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। Sir, but उसमें भी it involves a transition state only, right? करेक्ट, बट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, उसमें कोई एक्सटर्नल बेस की जरूरत नहीं पड़ती है। Okay. अगर आपको याद हो जेंथेट और एस्टर में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है, ओनली ऑन हीटिंग वो लूज कर देता है। तो वेनेवर मतलब वहां पे क्या होगा कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है तो फिर तो वो तो सेम साइड से ही निकलेगा, अदरवाइज रिंग कैसे बनेगा? वो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। समझ गए बेटा? Yes, sir. याद रखना साइक्लिक रिजिड स्ट्रक्चर में सिन एलिमिनेशन होता है, ये याद रखना। किसमें? साइक्लिक रिजिड स्ट्रक्चर में। जैसे अगर मान लो ये है, समझ गया ना? ये दोनों सेम साइड है ना, तो अल्कोहलिक KOH से ये दोनों H निकलते हैं। याद रखना अगर इस टाइप का फ्रेम है तो हमेशा सिन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मेजर बनता है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऐसे बेटा कुछ क्वेश्चंस मार्केट में है बेटा, याद आ रहा है इसका E1 में भी गड़बड़ हुआ था, क्वेश्चन करा था अपन ने वो अल्कोहल वाला, फिर जब ये बॉन्ड टूटा था। बोलो। हाँ सर। तो E1 में भी गड़बड़ होता है, इसके E2 में भी गड़बड़ होता है। तो ये याद रखना, सिन एलिमिनेशन is observed in cyclic rigid structure। ये याद रखना, और साइक्लिक रिजिड एटलीस्ट ये फ्रेम होना चाहिए। जो बुक्स में अवेलेबल है वो सिर्फ यही वाला क्वेश्चन अवेलेबल है। तो बेसिकली देखो दोनों सेम साइड वाले निकल रहे हैं। क्लियर है? अच्छा एक बात और देखो, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा था, AgCl सॉलिड को अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डाला जाए, ठीक है, तो AgCl2 माइनस, ये किसी ने मुझे मैसेज करा था आप में से, है ना? किसने मैसेज करा था? मैंने। हाँ, तो ये एक्चुअली में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये बहुत सारी बुक्स में दिया है और बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया, बट एक बुक होता है वोगेल्स इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो कि यार एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, और उसमें ये रिएक्शन गिवन है। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर लेना, AgCl। देखो शायद जो फोटो भेजी थी आपने वो रेजो की बुकलेट में दिया हुआ था ना? हाँ सर। तो उसमें मिस्टेक हो सकता है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, बट इस बुक में मिस्टेक नहीं हो सकता है ना। तो आप उसको सॉल्युबल मान लेना। जो AgCl है वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग चेंज कर दो, ठीक है। और इसका जो रेफरेंस है वो क्या है? वोगेल
का एक काफी अच्छा क्वालिटेटिव एनालिसिस का काफी अच्छा एक बुक होता है। ये बुक है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, इसमें ये दिया हुआ है 7th एडिशन में। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। एक क्वेश्चन और करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट रिवीजन के लिए कितना याद है आपको, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स can be dissolved in Ki aqueous solution? ठीक है, एक तो I2 solid, PbSO4 solid, BiI3 solid, HgI2 solid, ये अपन ने करा हुआ है, AgCl solid, Cu2S solid, S8 solid, P4 solid and CS3Cl। बताओ जरा कितना आंसर आएगा। तो जो I2 सॉलिड होगा वो येलोइश ब्राउन कलर का एक कंपाउंड बनाता Ki3, ये अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो ब्राउन कलर आता है वो अगर हाइपो डाल दिया तो डिस्चार्ज हो जाता है, बिकॉज I2 I- में कन्वर्ट हो जाता है और I- कलरलेस होता है, तो I2 तो डिसॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं। इसमें बनता है BiI4 माइनस सोलेबल कॉम्प्लेक्स, और इसमें बनता है नेस्लर्स रिएजेंट वाला। बेटा याद आ रहा है ये आपका सोलेबल Yes, sir. कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी सोलेबल होता है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। ये एक्वस KI में डिसॉल्व हो जाएगा, ये भी एक्वस KI में डिसॉल्व हो जाएगा। इनके आयोडीन पे बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कलरलेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात बताओ PbSO4 होगा या नहीं? PbSO4 ये इंफॉर्मेटिव है, तो ये डिसॉल्व नहीं होता है, नो डिसोल्यूशन, बहुत ही ज्यादा इंसॉल्युबल होता है PbSO4।
इंफॉर्मेटिव है, ये डिजोल्व नहीं होगा, हाईली इनसॉल्युबल होता है, KI में डिजोल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेट होता है। और इनफैक्ट बेटा अगर मान लो थोड़ा बहुत PbI2 बन भी गया तो वो भी प्रेसिपिटेट ही होगा, यस और यहाँ पे तो कोई चांस नहीं है डिजोल्व होने के। उसके बाद बेटा ये Yes, बताओ sir. AgCl, AgCl में अगर थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेट बन भी गया तो AgI बनेगा, तो इसमें भी डिसोल्यूशन का कोई चांस नहीं है। क्लियर है बात? बोलो बेटा। Yes, sir. और ये याद रखना जो सल्फाइड्स होते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल होते हैं, उनको तो ऐसे इजी तरीके से डिसॉल्व करना संभव ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जबरदस्ती का ये कॉम्प्लेक्स मत बना के आ जाना, अगर आपको याद हो ये कॉम्प्लेक्स होता भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स यहाँ साइनाइड होता है, चेक कर लो बेटा, समझ गए ना? हाँ सर। तो ये इस तरीके के ब्लैक प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व मत करके आ जाना। अब बताओ 7th वाले में क्या होगा, 8th में क्या होगा और 9th में क्या होगा? ये सल्फर सॉलिड है या फास्फोरस सॉलिड है? बोलो। अब देखो जरा, क्या ये KI से रिएक्शन करेगा? नो, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये डिसॉल्व कहां से होगा यार? देखो नॉन मेटल है, पानी डालोगे कुछ नहीं होना है। KI तब रिएक्शन कर सकता है जब I- को कोई I2 में बदल दे, तो इतने जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इनके साथ कोई रिएक्शन होती नहीं, और जो सॉलिड है सल्फर सॉलिड पड़ा रहेगा, KI अपना अलग पड़ा है, ये डिसॉल्व नहीं होंगे। ये बताओ जरा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, CH3Cl। इसके बारे में सोचो, बाकी तो देखो इंफॉर्मेटिव थे, ये अपन कर ही चुके थे 1, 3 और 4। PbSO4 अगर बनाएगा भी तो PbI2 बनाएगा, दैट इज आल्सो प्रेसिपिटेट। AgCl लॉजिकल बनेगा तो AgI बनेगा, तो घुलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सल्फाइड में इसमें वही है बेटा, देखो Cu2I2 अगर बनता भी है तो Cu2I2 is also precipitate. So these three things are completely logical, second, fifth, sixth, और ये भी लॉजिकल ही है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग एल्कली चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, पानी और KI में तो रिएक्शन नहीं होता है, और I-I2 में बदले तो फिर ये ऑक्सीडाइज होंगे ना, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो तो ये रिड्यूस हो, और इतना ज्यादा इनमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता है कि ये KI को I2 में कन्वर्ट कर दें। ये बेटा बताओ सॉल्युबल हो जाएगा ना ये? अरे बताओ, बोलो। सर वो लेयर टेस्ट जैसे। सुनो, ये सॉल्युबल नहीं होता, याद रखना। यहाँ पे KI एक्वस है, KI एक्वस है, KI एक्वस, याद रखना। CH3Cl, CH3Br, CH3I are insoluble in water। जब ये पानी में insoluble है ही तो पता होगा क्या, समझो ध्यान से। KI पानी में तो डिजोल्व हो गया बेटा, बोलो। KI तो पानी Yes, में sir. डिजोल्व है। अब देखो, लेकिन यहाँ बताओ सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट कौन है? पानी, और पानी भरा हुआ है, उसमें हर जगह KI है, लेकिन ये जाके नीचे बैठ गया। ये जाके अगर नीचे बैठ गया तो क्या इनका इंटरेक्शन हो पाएगा? नहीं, और यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। वो रिएक्शन जो अपन ने कराया था वो था KI एन एसीटोन। अरे बताओ भाई, CH3Cl, हाँ सर। CH3Br, CH3I are insoluble in water, और अगर यहाँ पे आपने KI H2O लिया है तो I-
अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसको निकाल देना चाहिए SN2 से। पानी में तो अच्छा है, बट पानी में ये डिसॉल्व नहीं होता है, तो जहां पानी है वहां ये है ही नहीं। जितना भी सॉल्ट आप ये डालोगे, जितना भी ये डालोगे, ये नीचे जमीन में जाके बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। नीचे जाके बैठ गया, घुलेगा ही नहीं। और घुलेगा नहीं तो क्या पानी या KI का CH3Cl से इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा। अरे अगर ये बन भी गया CH3I, तब भी तो वो नहीं घुलेगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज वाटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग Yes, बात sir. है। अच्छा, अब एक बात देखो बेटा, एक मैं आपको मैथमेटिकल टूल शेयर करना चाहता हूँ। आप देखना, ये थोड़ा सा थर्मो का एक पोर्शन है, ठीक है। क्वेश्चंस इसमें क्या होता है, बच्चों को ये एंगल नॉर्मली पता नहीं होता है, शायद आप लोग को भी नहीं पता होगा। तो एक हल्का सा 10 मिनट में एक आपको मैथमेटिकल टूल बताऊंगा, जिससे आपके जो प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के बनते हैं, या जो थोड़े स्टाइलिश प्रॉब्लम होते हैं, वो आपको हेल्प मिल जाएगी उसमें, ठीक है। तो देखो जरा, ये मैथमेटिकल टूल की तरह समझना, ठीक है। आपको जो नॉलेज है वो आप एज इट इज रखो, और इसको अगर आप इस नजरिए से देखने लगोगे तो चीजें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। देखो जरा, आपको ये पता होगा ये 4 टर्म पे ही पूरी थर्मोडायनेमिक्स बनी है। H मतलब एंथैल्पी, G मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। ए मालूम है क्या किसी को? Sir, Helmholtz free energy. करेक्ट करेक्ट, ठीक है। और U इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? तो अब बताओ, क्या इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल पाते हैं? इनका हमेशा हम डेल्टा H कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको याद हो तो। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। है ना, दीज आर एनर्जीज, और इनको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक। समझना कितना, मतलब आप अभी ये 10-15 मिनट के बाद जब अपन ये पूरी बातें डिस्कस कर लेंगे, आपको चीजें कितनी आसान लगेंगी। जिस सेक्शन से अभी डर लगता होगा, वो सेक्शंस आपको आसान लगेंगे। इनको बोलते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। अगर मान लो ये एनर्जीज हमने कैलकुलेट कर लिया, इन एनर्जीज को हमें अगर हमने कैलकुलेशन सीख ली, तो फिर हम पूरी थर्मो कर लेंगे, बिकॉज थर्मो इज जस्ट एनर्जी ट्रांसफर, और इन्हीं में से एक फॉर्म होगा कोई एनर्जी का। यस और नो? तो ये HGAU ये होते हैं आपके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है, जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना डायरेक्टली मुश्किल होता है। अब देखो, इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और कोऑर्डिनेट्स। समझो ध्यान से बेटा, ये बताओ P, T और B, P, T और B ये हम मेजर कर सकते हैं। ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। अरे किसी भी सिस्टम का अगर आपको प्रेशर मेजर करना होगा तो मैनोमीटर लगा दो, टेम्परेचर मेजर करना होगा तो आप क्या लगा दो? थर्मोमीटर और वॉल्यूम। ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। किसी भी सिस्टम का आप ये मेजर कर सकते हो। क्या आप एक सिस्टम में गैस भरा है, उसका देख के कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपको कि आप इसको मेजर कर दो? ये होता है नॉन मेजरेबल। अब समझना जरा, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। मैं आपको ये सिखा रहा हूं
कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। जब इनमें रिलेशन पता चल गया तो ds इजिली आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ p, t एंड v, ठीक है। और जब ये पता चल गए तो इन दोनों में रिलेशन बताऊंगा, और जब इनमें रिलेशन पता चल गया और इनका आपस में रिलेशन पता चल गया तो सारा काम हो गया। बेटा बात समझ आ रही है? सबसे खतरनाक सेक्शन थर्मो में यही होता है, बच्चे जैसे ये सब देखते हैं उनको थोड़ा डर लगने लगता है। इनकी जो इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है, P आपको पता है, T आपको पता है, V आपको पता है, एंट्रोपी आपको पता है, लेकिन ये आपके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। H का क्या इक्वेशन होता है, U प्लस P, ये तो मालूम होगा। G क्या होता है, H माइनस TS, दिस इज डेफिनेशन। A क्या होता है, A मालूम है किसी को? Sir, U minus TS. U माइनस TS, और U इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? तो अब बताओ जरा U कैसा कैसा पोटेंशियल है? U फंडामेंटल पोटेंशियल है। मतलब U को आप ऐसे नहीं लिख सकते मैथमेटिकली, U से ही सभी को लिखोगे आप। जैसा बोलो बेटा। Yes, sir. U जो है वो आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, और H, A और G ये आपकी कैसी प्रॉपर्टीज है? H, A और G, इनको क्या बोलेंगे बताओ? H और G होते हैं डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। अरे समझ गए ना? एक डेरिवेशन में ये टर्म मिलता है, उसकी जगह G रखते थे, याद आ रहा है? डेरिवेशन करते टाइम U प्लस PV मिला तो हमने H बोल दिया, बट U इज फंडामेंटल, H, A और G डिराइव। इतनी बात क्लियर है? यहां तक बेटा कोई दिक्कत? बोलो। नहीं sir. अब देखो जरा आगे। देखो एक मैजिक स्क्वायर और बॉर्न स्क्वायर करके एक फंडा होता है, उससे देखना चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। अब ये बिल्कुल रटने का तरीका है इनमें रिलेशन। आप एक स्क्वायर बनाओ, अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। आपने क्या बनाया, एक स्क्वायर, और ऐसे लिख दो SPTV। ये मैंने क्या लिखे बताओ? ये मैंने लिखे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। चेक करो, बोलो। और इसको कैसे याद रखना है, देखो। सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिट कर दिया। सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, इसका S, इसका P, इसका T, इसका V। अब ये मैं सब रखने का तरीका बता रहा हूँ सो दैट आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, ये आपने क्या रख दिए, कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल्स। क्लियर है इतना? बोलो बेटा, बोलो। हाँ सर। उसके बाद उनके बीच में पोटेंशियल्स रखने हैं आपको, और कैसे याद रखना है, हे गॉड अभी उठा ले। मतलब वो इतना टायर्ड हो गया कि बोल रहा है हे गॉड अभी उठा ले। तो हे मतलब H, G, A, U, और इस तरीके से फिट कर दिया। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? बोलो बेटा ये कर लोगे? उसके बाद एक एरो लगाना Yes, sir. ST एरो लगाना ऐसे, और एक एरो लगाना PV। क्या करोगे आप? ST एरो लगाना है और PV एरो लगाना है। क्लियर इतनी बात?
तो सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, हे गॉड अभी उठा ले, पोटेंशियल्स को बीच में रखा और जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कॉर्नर पे रखा और एस से टी की तरफ एक एरो बना दो, एक पी की तरफ एरो बना दो। अब देखो जरा ब्यूटीफुल बात, अब अगर पूछा जाता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में और इन दोनों में, क्लियर है? इन दोनों में क्या रिलेशन है और इन दोनों में, अगर आपको ये रिलेशन बताना है तो देखो जरा कितना आसान है, कितना आसान है, ध्यान से देखो बेटा। इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखेंगे, देखो यहाँ डेल एस बाई डेल बी, बोलो डेल एस बाई डेल बी ऑन कीपिंग, बताओ एस के सामने क्या है, टी, टी कांस्टेंट, क्या लिखोगे, डेल एस बाई डेल बी ऑन टी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल पी बाई डेल टी। अब बताओ पी के सामने क्या है, वी, एट वी कांस्टेंट, ये इनमें रिलेशन हो जाएगा। एक बात और चेक करनी होगी, देखो ये बताओ डेल एस बाई डेल बी, एस से एरो जा रहा है टी की तरफ, एस से दूर की तरफ जा रहा है या एस की तरफ एरो आ रहा है, बताओ। एस से दूर जा रहा है। दूर की तरफ जा रहा है तो प्लस। अब बताओ पी से टी, तो डेल पी बाई डेल टी, और पी से एरो दूर जा रहा है या पी की तरफ आ रहा है, तो बेटा ये इनमें रिलेशन हो जाएगा। बात समझ आई है? बोलो ये बात समझ आई? बिल्कुल सीधा आप मैजिक स्क्वायर बनाओ और डायरेक्ट आप कर दो। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन जेई में आएगा, आप डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। अब देखो जरा, अगर बेटा इन दोनों में चाहिए अपन को रिलेशन, अब बताओ क्या होगा, इन दोनों में चाहिए है ना, क्या होगा बोलो, डेल एस बाई डेल पी। अब बताओ क्या कांस्टेंट करोगे, सामने वाला टी कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब बताओ इसमें क्या होगा, डेल वी बाई डेल टी। अब बताओ वी के सामने क्या है, टी। अब बताओ इसमें साइन का क्या हिसाब किताब होगा, डेल एस बाई डेल पी से टी की तरफ दूर जा रहा है तो ये प्लस, बोलो बेटा, और डेल वी बाई डेल टी, और एरो देखो उसकी तरफ आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। बोलो बेटा ये बात समझ आई? यस सर। तो ये इस तरीके से हम सारे रिलेशन निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लिखा, ऐसे ऐसे, उल्टे भी कर सकते हैं। मतलब अब हमें कोई भी इनमें, अगर इनमें कोऑर्डिनेट्स में अगर हमें रिलेशन चाहिए, कोऑर्डिनेट्स में अगर हमें रिलेशन चाहिए तो इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो अगर ये क्वेश्चन आता तो अभी आपका अप्रोच क्या होता, बताओ। विदाउट नोइंग दिस आप इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं? बेटा ये बात अब समझ आ गई ना आपको? आप प्रोसीड नहीं कर पाते यस सर। यार, बहुत टाइम लगता है। अब देखो जरा आगे, यहाँ पे मैं सारे ये लिख दे रहा हूँ, एक बार जल्दी से आप वेरीफाई कर लेना। सत प्रकाश टायर्ड वेरी मच, हे गॉड अभी उठा ले, ठीक है, और पी से वी एरो लगाना है और एस से टी एरो लगाना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, आप एक बार चेक कर लो, मैं अगर कुछ गलत लिखूं तो बताना। डेल एस बाई डेल वी, डेल एस बाई डेल वी ऑन कीपिंग टी कांस्टेंट ऐसे, तो डेल पी बाई डेल टी ऑन कीपिंग वी कांस्टेंट, और ये भी प्लस ये भी प्लस, सो दिस विल बी योर फर्स्ट रिलेशन। सेकंड क्या हो सकता है, डेल एस बाई डेल टी ऑन कीपिंग टी कांस्टेंट, डेल एस बाई डेल पी, तो डेल बी बाई डेल टी ऑन कीपिंग टी कांस्टेंट, यहाँ प्लस आएगा बिकॉज एस से टी की तरफ दूर जा रहा है, और वी से वी की तरफ आ रहा है तो ये माइनस। थर्ड ऐसे लिख सकते हैं, डेल टी बाई डेल पी
डेल टी बाई डेल पी, और टी के सामने वाला एस इज इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी, तो डेल बी बाई डेल एस, डेल बी बाई डेल एस, तो यहाँ पी, और डेल टी बाई डेल बी इसमें इसी की तरफ आ रहा है, तो दिस विल बी माइनस डेल बी बाई डेल एस, डेल बी बाई डेल एस इसकी तरफ, ये भी माइनस। तो इनका रिलेशन हो गया, इनका रिलेशन हो गया, अब इनका रिलेशन हो सकता है, डेल पी बाई डेल एस, डेल पी बाई डेल एस ऑन कीपिंग v constant, del t by del b on keeping s constant, और del p by del s, अब ये हो जाएगा आपका प्लस, तो p से दूर आ रहा है, और del t by del b, तो ये t की तरफ आ रहा है, ये माइनस। बेटा ये बताओ चारों सही है? बोलो बेटा, अरे बताओ भाई। हाँ सर। यस सर। मैक्सवेल रिलेशंस बोलते हैं इनको, ठीक है? रिलेशन बिटवीन thermodynamic, relation between thermodynamic coordinate और variables। क्लियर बेटा? और इनका पार्शियल डिफरेंशियल्स होते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल्स। तो यहां तक समझ गए सब? बोलो बेटा। तो देखो अभी तक हमने क्या कर लिया कि अगर आपको एस एस पी टी वी में अगर पार्शियल डिफरेंशियल्स अगर चाहिए आपस में रिलेशन का, ठीक है, तो वो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो जरा इसमें केस 2 बनता है, केस 2 इसमें क्या बनता है, ध्यान से देखो, देखना कितना आसान है, बहुत आसान है। अब आपको चीजें एग्जैक्टली दिखने लगेंगी जो आपने पढ़ा था। सब प्रकाश टायर्ड वेरी मच, ये गॉड अभी उठा जाए, ठीक है। अब देखो जरा बेटा क्या है, अब आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना है किस किस के, इनका DH DU, एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसके लिखने हैं आपको, इनके क्या क्या लिखना है बताओ, DH DG DU और DA। अगर ये आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना है तो देखो जरा क्या करोगे। अब देखो आपको DH लिखना है तो ऐसे सर्कल बना लो, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या आ रहा है, DH के अगल बगल में क्या है, बोलो, DS प्लस DP, ऐसे लिख दिया, बोलो बेटा। अच्छा यहाँ साइन कहाँ था, S से T की तरफ एरो था और T से D की तरफ। अब देखो DH अगर लिखना है तो D ऑफ दिस प्लस D ऑफ दिस, और बीच में यहाँ कुछ आएगा। अब वो क्या आएगा ध्यान से देखो बेटा, DS के सामने क्या आएगा T, और T कैसा आएगा, प्लस या माइनस, प्लस क्योंकि दूर की तरफ। यहाँ पे बताओ DP में क्या आएगा B, बेटा ये आपने देखा होगा, बोलो कैसे करना है, समझ आई बात? हाँ सर। अब बताओ DG कैसे लिखोगे, डायरेक्ट क्या लिखोगे DG में, बोलो। VDP माइनस SDT। DP प्लस DT। अब बताओ P के सामने क्या है, B, और T के सामने क्या है, S, बट S होगा या माइनस S,
बेटा dt के सामने s है बट एरो t के ही तरफ है तो माइनस ले लेंगे। तो बेटा ये आपको मालूम होगा vdp माइनस sdt, मालूम है या नहीं बताओ। हाँ सर। अब देखो अगर आपको a लिखना है, a लिखना है तो क्या लिखोगे आप, db प्लस dt, बोलो बेटा। a लिखना है तो db प्लस dt, क्लियर है। अब बताओ dv के सामने क्या है, p, लेकिन p होगा या माइनस p, बोलो माइनस p, और यहाँ क्या होगा माइनस s, चेक करो बेटा। हाँ सर। उसके बाद du में क्या लिखोगे, ds और dv, बोलो ds और dv। अब बताओ ds में क्या आएगा t, और वो भी कैसा t प्लस, और dv में क्या आएगा माइनस p। बोलो बेटा ये बात समझ आई, ये बातें हाँ, सर। समझ आई क्या। हाँ सर। सो दिस विल बिकम TDS plus VDP. This will become VDP minus SDT. This will become TDS minus PDV. This will become minus PDV minus SDT. यहां तक बेटा कोई तकलीफ, यहां हाँ, तक सर। बताओ कोई किसी को तकलीफ। अब लेकिन बेटा प्रॉब्लम समझो इसमें, आप अभी भी DH नहीं निकाल पाओगे, बताओ क्यों। आप अभी भी DH नहीं निकाल पाओगे, बताओ क्यों। We can calculate T, we can calculate DP, we can calculate V, but we cannot calculate DS. DS is non-measurable properties. Yes or no? DS कैसा प्रॉपर्टी है, नॉन मेजरेबल। तो अभी तो आप ये DH, DG, DU, DA ये सब निकाल ही नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि इनमें 4 पैरामीटर जो है उनमें से आपको 3 ही पता है, और देखो सारे हैं इसमें TVA, SVA, VVA और PVA, चार जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से 3 ही तो मेजरेबल है, तो एक को रिप्लेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ रेस्ट फ्री, और बेसिकली आपको किसको रिप्लेस करना होगा, S को। बेटा क्लियर है। हाँ सर। अब देखो जरा आगे, DH क्या आया अपना, DH आया TDS प्लस VDP। अब इसमें हमें DS को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखो DS के अलावा जो टर्म है यहाँ क्या है, P, विद रिस्पेक्ट टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बताओ ये कैसा होगा, डेल H बाई डेल P ऑन कीपिंग T। बोलो ये लिख सकता हूं, बोलो बेटा। यस सर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल से पार्शियल डिफरेंशियल बना रहे हैं, हो जाएगा। हाँ सर। इसको क्या लिख सकता हूं, T कांस्टेंट है तो T बाहर, एंड दिस विल बिकम डेल S बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस ये बचेगा बेटा V। यस सर। अब इसकी वैल्यू इसको देख के बताओ, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, मतलब इसका इससे रिलेशन इस टर्म में लिख सकता हूं, बोलो। हाँ सर। तो क्या आ जाएगा बताओ जरा देख के, डेल S बाई डेल P ऑन कीपिंग T कांस्टेंट विल बी इक्वल टू डेल V बाई डेल T ऑन कीपिंग P कांस्टेंट, और यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, चेक करो बेटा। हाँ सर। इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू ये रख सकता हूं यहाँ, हाँ सर। H बाई डेल P ऑन कीपिंग T कांस्टेंट विल बी T इंटू, माइनस आ जाएगा, डेल V बाई डेल T ऑन कीपिंग P कांस्टेंट बेटा प्लस V। अब बताओ इस फंक्शन से आप DH निकाल पाओगे या नहीं,
डेल एच आप लिख सकते हो या नहीं बताओ? देखो वी नो वी, वी नो पी, वी नो टी, सब कुछ हमें मालूम है। फंक्शन अगर कोई एच का दे दे इन टर्म्स ऑफ पीवीटी, समझो बेटा आपने ये जरूर करा होगा। अगर आप ये बोल रहे हो ना, अगर आपको ए पता है हेम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, तो आपने पता स्टार्टिंग करी होगी ऐसे, एच इज द फंक्शन ऑफ पीवीटी। उसके बाद की कैलकुलेशन कहाँ गायब हो जाती है, आपका मिसिंग होगा। बोलो बेटा ये बात समझ आ गई? अरे एच इज द फंक्शन ऑफ पीवीटी ना। अगर आपको फंक्शन दिया है और फिर डेल्टा एच निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे। बोलो बेटा बात समझ आई क्या? अरे बताओ भाई। हाँ सर। हाँ सर। अब सिमिलरली वी कैन डू फॉर डी यू ऑल्सो। डी यू के लिए क्या करेंगे, देखो डी यू का क्या फंक्शन आया, बिकॉज ये आपका फंडामेंटल है। अगर आपने डी यू निकाल लिया मतलब सब निकल जाएगा। बोलो अगर आपने डी यू निकाल दिया, अगर आपने यू निकाल दिया, तब तो फिर सब आ जाएगा ना। बोलो हाँ सर। बिकॉज जो यू है वो फंडामेंटल पोटेंशियल है और बाकी तीनों तो ड्राइव्ड है। अगर यू आ गया तो सब आ गया ना। Yes, sir. तो देखो डी यू क्या होगा, डी यू क्या है अभी, टीडीएस माइनस टीडीवी। अब देखो क्या करना है, डीएस के अलावा जो टर्म है उसके रिस्पेक्ट में, तो ऐसे कर सकता हूं। देखो डेल यू बाई डेल बी ऑन कीपिंग टी कांस्टेंट। तो बेटा ये ऐसा होगा क्या, देखो जरा एक बार। बोलो अरे बताओ भाई। del u by del v on keeping t constant will be del s by del v on keeping t constant minus p। अब इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, इसकी वैल्यू क्या है, देखो इन दोनों में रिलेशन del s by del v, del s by del v on keeping t constant is equal to del p by del t, del p by del t on keeping v constant। तो देखो del u by del v at constant temperature will be equal to T into del P by del T on keeping, देखो this is equal to this, समझ गए? चेक करो बेटा। अरे बताओ भाई। हाँ सर। अब बेटा अब हम सब निकाल सकते हैं, अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं। डेल यू आ गया, डेल जी आ गया, डेल यू डेल जी आ गया। बोलो यू और एच आने के बाद जी भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मतलब थोड़ा सा इसमें अपन ने 15-20 मिनट दिया, बट अपन को एक एंगल पता लग गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, हे गॉड अभी उठा ले, और एस से टी की तरफ एरो और पी से बी, इतना करोगे आपको डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन और डिजायर्ड आपको एग्जैक्ट इक्वेशन आप बहुत जल्दी लिख सकते हो। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा आप लोग को। और ये मैंने एक टूल बताया आपको, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में भी ये यूज हो जाए, में भी ना हो,